नमस्कार, डॉक्टर सर्वेश कुमार सुयस, न्यूज एडिटर, कानपुर संवाद न्यूज नेटवर्क एक्सक्लूसिव न्यूज में आपका स्वागत है। दोस्तों, कानपुर आज अपनी 218वीं सालगिरह मना रहा है, यानी यूँ कहिए कानपुर अपना 218 साल पूरा हो चुका है। कानपुर के लोगों में एक खास बीमारी है भूलने की। यहाँ के लोग न जाने क्यों अतीत की बहुत सी बातें भूल जाते हैं। अवध शासन किसान कानपुर का इतिहास काफी प्राचीन है। इतिहास के पन्नों पर सिमटी तमाम घटनाओं का साक्षी रहा है कानपुर। सचमुच जितने उतार चढ़ाव देखे हैं इस शहर ने, उतने बहुत कम शहरों ने देखे होंगे। अवध के नवाबों की हरकतों पर नजर रखने के लिए अंग्रेजों ने इस भूभाग को नवाबों से ही लीज पर लिया और बाद में कान्हापुर को दिया जिले का दर्जा। इसी क्रम में सैनिक छावनी के रहते कान्हापुर कंपू हो गया और फिर कानपुर भारत का मैनचेस्टर। लेकिन अब वही कानपुर में तब्दील होकर निरंतर विकास के पथ पर अग्रसर है। कानपुर का प्राचीन नाम कान्हापुर था और यह पतित पावनी माँ गंगा के किनारे दूर तक फैले लहलहाते खेतों, स्याह, बियाबान, जंगल के बीच एक छोटी सी बस्ती थी जिसे आजकल पुराना कानपुर कहते हैं। कानपुर के नामकरण व स्थापना के लिए अभी तक मेरे द्वारा लिखित कानपुर इतिहास कृति को ही सबसे अधिक प्रमाणिक माना जाता है। इस पुस्तक में सारा इतिहास क्रमवार मिलता है। इस कृति के अनुसार मुगल शासन काल में जाजमऊ से बिठूर तक जंगल ही जंगल था। 16वीं शताब्दी के अंतिम दशकों का दौर था। एक बार भादोबदी अष्टमी, जिसे श्री कृष्ण जन्माष्टमी भी कहते हैं, के दिन सचेंडी के राजा हिंदू सिंह चंदेल गंगा स्नान करने आए। रमणीक स्थान देखकर उनकी इच्छा हुई कि इस स्थान पर कोई गांव आबाद किया जाए। उनके साथ चल रहे राजपुरोहित ने बताया कि राजन, आज भादो पक्ष की अष्टमी है। आज ऐसा शुभ मुहूर्त है कि आज के दिन जो गांव बसाया जाएगा उसका आगे चलकर सारे संसार में नाम रोशन होगा। अतः राजा हिंदू सिंह चंदेल ने राजपुरोहित की राय अनुसार उसी समय अनुष्ठान करके कान्हापुर गांव की नींव डाली और रमईपुर के चौहान वंशी राजा घनश्याम सिंह को, जो उनके अंतरंग मित्रों में थे, कान्हापुर गांव को पूर्ण रूप से बसाने की आज्ञा दी। उन्होंने शहर पनाह के 2 फाटक बनवाए थे जो 1857 तक मौजूद थे। गंगा तट पर एक घाट तथा एक पक्का मकान भी उन्होंने बनवाया था, जिसके अवशेष अभी भी महलवा के नाम से पुराने कानपुर में देखे जा सकते हैं। राजा घनश्याम सिंह यहाँ के जमींदार रहे, परंतु अवध के नवाबों के शासनकाल में उनके वंशजों को बेदखल कर दिया गया। कानपुर के प्राचीन इतिहास के रूप में इतना तो निर्विवाद रूप से कहा जा सकता है कि इसका पुराना नाम कान्हापुर था और मुगल सम्राट अकबर के समय 16वीं शताब्दी में भी यह एक गांव ही था। वर्तमान पुराना कानपुर कहलाने वाला भाग ही प्राचीन कान्हापुर ग्राम है, जो कि जाजमऊ के परगने के अंतर्गत एक गांव था। मुगल शासन काल में लिखे गए संधि पत्रों, दस्तावेजों या अन्य शासनादेशों में भी कानपुर नामक किसी जिले, परगने, कस्बे या मौजे का उल्लेख नहीं मिलता है। कानपुर के गंगा तट पर स्थित बिठूर व जाजमऊ नामक स्थान प्राचीन काल से ही प्रसिद्ध रहे। बिठूर का कस्बा कानपुर नगर से 14 मील दूर गंगा जी के तट पर 26°-36° अक्षांश तथा 80°-16° अक्षांश देशांतर रेखाओं पर स्थित है। बिठूर 2 भागों में विभाजित है, कला व खुर्द। बिठूर का ब्रह्मावर्त नाम कब और कैसे पड़ा, यह आज भी विद्वानों के बीच चर्चा का विषय बना हुआ है। लेकिन बिठूर के पंडों की बहियों के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि कम से कम अकबर के समय बिठूर ब्रह्मावर्त के नाम से विख्यात था। इससे अधिक कोई प्राचीन प्रमाण अभी तक इतिहास में उपलब्ध नहीं है। प्राचीन इतिहास को संजोए बिठूर प्रस्तर युगीन मानव सभ्यता का भी मूक गवाह है। सर्वप्रथम ताम्र युगीन आयुध सन 1822 में बिठूर से ही प्राप्त हुए थे। इस प्रकार के आयुध यहाँ के अन्य पुरातन स्थलों में से भी उपलब्ध हो चुके हैं। ये ताम्रीन आयुध शुद्ध तांबे के हैं। निश्चित रूप से ताम्र युगीन सभ्यता तो कानपुर में प्रस्फुट और प्रलिवित हुई ही है, अन्यथा बिठूर से प्राप्त तांबे बाणों के फलक आज बिठूर संग्रहालय की शोभा और अनुपम निधि कैसे बनते। अवध के शासनकाल में बिठूर सूबा इलाहाबाद जिले का एक अंग था। अलमास अली खां इसका कई वर्षों तक आमिल रहा। अलमास अली ने अपने बुआ के लड़के भागमल जाट को पंजाब से बुलाकर इटावा का आमिल नियुक्त कराया था। भागमल को बिठूर स्थित रमेल की जागीर माफी में मिली थी। राजा भागमल ने बिठूर में एक हवेली धूटीले के पास बनवाई थी तथा कई बाग लगवाए थे। अलमास अली ने बिठूर में एक मकबरा यानी मस्जिद भी बनवाई थी। इतिहासकारों के अनुसार उन दिनों दिल्ली की बादशाहत उतार पर थी। अनेकों राजा अपने को स्वतंत्र घोषित करते जा रहे थे। इन्हीं राजाओं में एक थे राजा हिंदू सिंह, जिनको दिल्ली के मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीले 1719
से 1749 ने लगभग 1722 में राजा की उपाधि से सुशोभित किया था। उन्होंने दिल्ली से पुष्कर तक की यात्रा की और वापसी में बिठूर आकर वहीं एक पक्का घाट बनवाया तथा यहीं ब्रह्म यज्ञ किया। प्रेतात्माओं के कुप्रभाव से दूर रखने के लिए यह स्थान कीलित किया गया, जिसे मराठा काल में आस्था के आधार पर उस कील को ब्रह्मा खूंटी और हिंदू सिंह द्वारा बनवाए घाट को ब्रह्मोत्थ घाट के नाम से जाना जाने लगा। मोहम्मद शाह रंगीले के दरबार में रहीमुन्निसा कोकी जुई, कोकी माने उसी कोक से पैदा हुई, जुई माने छोटी, यानी मोहम्मद शाह रंगीले की छोटी बहन, जो कि मलिका से झगड़ा हो जाने पर कोड़ा जहानाबाद होते हुए कानपुर आई। जाजमऊ से लेकर पुराने कानपुर तक उसकी अमलदारी थी, जो कि जुई के नाम से जानी जाती थी। कालांतर में जुई का भ्रंश होकर जूही बन गया। जूही में ही उसकी कोठी व बंगला बना था। सारा मैदान जूही का मैदान कहलाता था। राजा हिंदू सिंह को नवाबे अवध से पराजित होने पर महोबा के छत्रसाल के यहाँ शरण लेनी पड़ी। 1735 से उत्तरी भारत में मराठों के हमले होने लगे। बिठूर एवं कानपुर 1754 से 1762 तक उनके अधीन रहा। बिठूर में इसी काल में तमाम धार्मिक स्थलों का निर्माण होने लगा। बस यही वह समय था जब बिठूर को ब्रह्मावर्त के नाम से जाना जाने लगा। 1764 में बक्सर में लड़ाई जीतने के बाद अंग्रेजों के हौसले बुलंद होते गए और यह पश्चिम की ओर बढ़ते हुए कोड़ा जहानाबाद से जाजमऊ तक आ पहुंचे। सन 1764 में अंग्रेजों और सुजाउद्दौला के बीच जाजमऊ हुई लड़ाई में अंततः अंग्रेजों की विजय हुई। मौर्य साम्राज्य पाटलिपुत्र के गुप्त वंश व अवध शासन की शान कन्नौज के साम्राज्य का हिस्सा रहे। कानपुर के संघर्ष और उत्थान की कहानी शुरू होती है मुगल साम्राज्य के छिन्न भिन्न होने के साथ। इसका मुख्य कारण था अंग्रेजों की ललचाई हुई नजरें। दरअसल कानपुर जिला जिस भूभाग में स्थित है वह पहले अवध सल्तनत के अधीन था तथा नवाबों द्वारा शासित होता था। 16 अगस्त 1765 को एक संधि पत्र के द्वारा अंग्रेजों ने अवधों द्वारा विजित प्रदेशों के कुछ हिस्सों को पुनः नवाबों को लौटा दिया। लखनऊ से नवाब सुजाउद्दौला व अंग्रेजी फौज के कमांडर इन चीफ जनरल कार्निक के मध्य नवाबगंज में विस्तृत वार्ता हुई। तत्पश्चात भारत के प्रथम सर्वेयर जनरल जेम्स रेनेल ने 1767 में दोआब का सर्वेक्षण किया और 1771 में पहला नक्शा कानपुर का छपा, जिसमें बिठूर व जाजमऊ दिखाए गए और कानपुर को लिखा गया कानपुर। उन दिनों दिल्ली के बादशाह थे शाह आलम द्वितीय, जिन्हें दिल्ली का तख्त नसीब न हुआ था। वे सिर्फ नाम के बादशाह थे और इलाहाबाद के किले में रह रहे थे, जिनके अधीन कानपुर भी था। मराठों और अंग्रेजों की मदद से वह 1771 में दिल्ली के बादशाह हुए। उन्होंने मराठों को इनाम में कानपुर का इलाका दे दिया। फलस्वरूप मराठों और अंग्रेजों के मध्य 1771-73 तक झड़पें होती रहीं। 1773 में कानपुर नवाब सुजाउद्दौला को सौंप दिया गया। उन्होंने अलमास अली को बिठूर कानपुर का शासक नियुक्त किया। वह कानपुर का आखिरी हिंदू शासक था। सन 1773 में ही पुनः नवाबों और कंपनी के बीच एक नया अहदनामा लिखा गया, जिसमें कंपनी ने कहा था कि अंग्रेज अवध राज्य की बाहरी शत्रुओं से रक्षा करेंगे, जिसके लिए एक ब्रिगेड फौज अतिरिक्त रखी जाए। उक्त फौज पर 2,10,000 रुपये प्रतिमाह खर्च होगा, जिसका भुगतान नवाबों को कंपनी के हक में अदा करना पड़ेगा। उक्त संधि के पश्चात अंग्रेजों का कानपुर से संबंध स्थापित हो गया। तदुपरांत ब्रिटिश फौजों ने हरदोई के बिलग्राम के साथ फैजपुर नामक गांव के किनारे अपने कैंप लगा दिए। सन 1773 से 1801 तक अलमास अली के शासन काल में कानपुर रूपी नवजात शिशु का पालन पोषण हुआ। अलमास अली की 1806 में मृत्यु के बाद उसके भतीजे भागमल जाट सरदार के काल में बिठूर में कब्र बनवाई गई, जो आज भी मौजूद है। सन 1778 ईस्वी में अंग्रेजों की छावनी हरदोई से स्थानांतरित होकर कानपुर आ गई। अंग्रेजों का मुख्य उद्देश्य यह था कि अंग्रेज गंगा तट पर छावनी बनाकर गंगा के उस पार सुरक्षित रहते हुए अवध के नवाबों की हरकतों पर निगरानी रख सकें। अंग्रेजी फौजों ने पहले जूही फिर जाजमऊ के पास गंगा किनारे वर्तमान छावनी में अपने कैंप लगाए और पड़ाव डाला। छावनी का विस्तार शुरू हो गया। इस छावनी में उस समय 10,000 फौजी थे जो कैंपों में रहते थे। इस कैंप पड़ाव वाले स्थान को ग्रामीणों ने कंपू कहना शुरू कर दिया। अंग्रेजों की छावनी के कारण कानपुर में चहल पहल बढ़ गई और मोहल्लों का विस्तार प्रारंभ हो गया। कानपुर के बहुत से मोहल्लों के नाम जैसे फील्ड खाना, सुतर खाना, तोप खाना, परेड, रोटी गोदाम, डिप्टी पड़ाव, हालसी रोड, मेस्टर्न रोड, कोपरगंज, कलेक्टरगंज, हैरिसगंज, मूलगंज, हुलागंज, कंपनी बाग आदि इसी छावनी के कारण पड़े। 1875 तक कानपुर में 71 मोहल्ले अस्तित्व में आ चुके थे। सन 1797 ईस्वी में नवाब आसफुद्दौला की मृत्यु के पश्चात अवध की गद्दी बतौर नवाब असादत अली खां को सौंपी गई।
जिसमें सैन्य सामरिकता की समझ न के बराबर थी। फलस्वरूप अंग्रेजों को नवाब की हिफाजत के लिए पहले से अधिक फौज रखनी पड़ी, जिससे फौज पर 76 लाख रुपए का वार्षिक खर्च आ गया। चूंकि इतनी बड़ी रकम मुहैया कराने में नवाब साहब असमर्थ थे, अतः उन्होंने राज्य का एक बड़ा इलाका कंपनी सरकार को दे दिया, जिसके लिए अवध के नवाब और कंपनी सरकार के मध्य 14 नवंबर 1801 को एक 10 शर्ती अहदनामा और लिखा गया। इसके मुताबिक अंग्रेजों के पास कानपुर के अलावा गोरखपुर, इलाहाबाद, इटावा, मुरादाबाद, फर्रुखाबाद और बरेली का एक विस्तृत भूभाग और आ गया। इस अहदनामे की शर्तों पर अंग्रेज गवर्नर जनरल मार्किस वैली की ओर से लेफ्टिनेंट कर्नल सिस्कोट तथा नवाबों की ओर से अवध के नवाब सादत अली खान ने स्वीकार कर लिया। इस तरह अवध और कंपनी सरकार के मध्य हुई उक्त संधि के तहत गंगा यमुना नदियों के बीच नीचे का मध्य भाग अंग्रेजों के शासन में आ गया। तत्पश्चात कानपुर में आने वाले प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलेजली, जिनके कमांडर इन चीफ थे लॉर्ड लेक, जिन्होंने दिल्ली जीतने के लिए कानपुर में कैंप लगाया। 9 मार्च 1802 को मिस्टर अब्राहम बेलान कानपुर के प्रथम कलेक्टर नियुक्त हुए, जिन्होंने 24 मार्च 1803 में कानपुर को जिला व नगर घोषित किया। उस समय कानपुर में 15 परगने थे, जिनके नाम हैं जाजमो, बिठूर, शिवराजपुर, बिल्हौर, रसूलाबाद, डेरापुर, सिकंदरा, भोगनीपुर, अकबरपुर, घाटमपुर, सारो सलेमपुर, औरैया, कन्नौज, कोड़ा व अमौली। प्रत्येक परगने का शासक एक तहसीलदार होता था। जिले का शासक एक अंग्रेज अफसर होता था, जिससे कलेक्टर, मजिस्ट्रेट व जज तीनों पदों के अधिकार प्राप्त थे। कानपुर, मुरादाबाद, बरेली, इटावा, फर्रुखाबाद, इलाहाबाद, गोरखपुर जिलों के मुकदमों की सुनवाई के लिए बरेली में अपील कोर्ट। सन 1801 में पहले छावनी में जिला जेल की इमारत बनाई गई। सन 1802 से 1811 तक सदर कचहरी और दफ्तर छावनी में ही स्थित थे, परंतु मिलिट्री एवं सिविल अधिकारियों के अधिकार संबंधी झगड़े रोजमर्रा की बात हो जाने पर कलकत्ता काउंसिल के आदेश पर कानपुर कलेक्टर को 1811 में अपना मुख्यालय बिठूर ले जाना पड़ा। सन 1818 में तृतीय मराठा युद्ध हार मान लेने पर 1 जून 1818 को पुणे के महाराजा बाजीराव पेशवा द्वितीय का बिठूर में ऐतिहासिक आगमन हुआ। अंग्रेजों ने पेशवा को 75 लाख रुपए वार्षिक पेंशन तथा बिठूर व रमेल की जागीर प्रदान की। पेशवा के बिठूर आ जाने से बिठूर की चहल पहल काफ़ी बढ़ गई, परंतु असुविधाजनक मुकाम होने के कारण सन 1819 से सदर कचहरी दफ्तर उठकर नवाबगंज आ गए, जहां जेल व खजाना भी थे। सन 1827 में जज व मजिस्ट्रेट के पद विभक्त हो गए। निर्वासित पेशवा के अपने परिवार और 15,000 संगी साथियों को लेकर आने से निसंदेह बिठूर के इतिहास में एक नया अध्याय जुड़ा। बिठूर की रौनक की अभिवृद्धि बाजीराव और उनके दत्तक पुत्र नाना साहब घोड़ोपंथ की छत्रछाया में खूब हुई। यहीं पर ब्रिटिश सरकार पर विजय के पश्चात पेशवा की उपाधि से नाना साहब को विभूषित किया गया। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का शैशव काल भी बिठूर में ही गुजरा। नाना साहब, तात्या टोपे, अजीमुल्ला खां, ब्रिगेडियर ज्वाला प्रसाद, अजीजन बाई आदि वीरों ने इसी पवित्र भूमि के आंचल पर भारतीय स्वतंत्रता के स्वप्न देखे। श्रीमंत बाजीराव ने गंगा पर 2 पुल बनवाए तथा बिठूर से नवाबगंज तक एक पतली कंकड़ की सड़क का निर्माण करवाया था, जिसे आज हम बिठूर मैनावती मार्ग के नाम से जानते हैं। पेशवा द्वारा बनवाए गए पुलों में एक रमेल के पास तथा दूसरा नवाबगंज के पश्चिम में ख्योरा ग्राम के पास जागेश्वर मंदिर के सामने स्थित था, जिसके पुल के अवशेष अभी भी विद्यमान हैं। बिठूर जाने के लिए कल्याणपुर रेलवे स्टेशन के ठीक सामने ग्रांड ट्रक रोड से कटकर एक सड़क जाती है, जिसके मार्ग में नोन नदी पर स्वर्गीय राय बहादुर भगवान दास ने एक पुल का निर्माण कराया था। 10 नवंबर 1885 को तत्कालीन कानपुर अछनेरा रेलवे BB&CI की एक रेलवे लाइन बंधना से बिठूर के लिए खुली, जिसके निर्माण के लिए बाजीराव के नायब सूबा रामचंद्र पंत के पौत्र व नारायण राव के पुत्र पुरुषोत्तम राव तात्या सूबेदार साहब ने रेलवे कंपनी को 88,000 रुपये उधार दिए थे। इसी वजह से इस रेलवे लाइन को सूबेदार साहब की लाइन के नाम से जाना जाता था। बिठूर में गंगा जी के तट पर दूर तक बहुत से घाट बने हुए हैं, जिनकी संख्या 52 है। इनमें सबसे पुराना घाट गोविंद राव बुंदेले का बनवाया हुआ है। सबसे सुंदर घाट टिकैत राय श्रीवास्तव का बनवाया हुआ पत्थर घाट है, जो अवध के नवाब गाजीउद्दीन हैदर के मंत्री थे। पेशवा बाजीराव ने अपनी पत्नी सरस्वती बाई की यादगार में घाट पर ही सरस्वतेश्वर महादेव का मंदिर बनवाया था, जिसे महाराजा घाट के नाम से जाना जाता है। परंतु सन 1851 में उनकी मृत्यु के बाद उनके दत्तक पुत्र घोड़ोपंथ नाना साहब उत्तराधिकारी हुए, पर लॉर्ड डलहौजी की राज्य हड़पो नीति के चलते नाना साहब को उनका हक नहीं मिला। इसी के साथ सूत्रपात हुआ 1857 की क्रांति का, जिसे इतिहासकारों ने गदर की संज्ञा दी।
इधर कानपुर में विद्रोह की सुगबुगाहट थी, उधर 1857 में मंगल पांडे ने मेरठ में विद्रोह का बिगुल बजा दिया। क्रांति की यह ज्वाला 4 जून को कानपुर पहुंची। कुछ समय तक कानपुर कंपनी शासन से मुक्त होकर जिया, लेकिन जल्दी ही नील के आक्रमण से विद्रोहियों के पांव उखड़ गए और एक बार फिर से कानपुर में यूनियन जैक लहरा उठा। सन 1857 की गदर के पश्चात संपूर्ण भारत में कंपनी राज का अंत हो चुका था, इसीलिए यहाँ का शासन भी ब्रिटिश सरकार ने अपने हाथों में ले लिया था। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम विफल हो जाने के बाद कानपुर ने धीरे धीरे मशीनी युग में प्रवेश किया और यहीं से उत्तर भारत के कानपुर मैनचेस्टर की बुनियाद पड़ी। 1859 में हार्नेस एंड सैडलरी किला अब रेजिडेंस इक्विपमेंट फैक्ट्री खुली, जिसके प्रथम सुपरिटेंडेंट हुए मेजर स्टीवर्ट। भगवत दास घाट पर मंदिर के फलक में उनकी मूर्ति अपनी पुत्री व कुत्ते के साथ लगाई गई, जो आज भी विद्यमान है। कानपुर चर्म उद्योगों के लिए फैक्ट्री वरदान साबित हुआ। आज कल यह फैक्ट्री किला के नाम से रक्षा विभाग के अधीन चल रही है। कानपुर में रेलवे के पैर सन 1859 में पड़े। पहला स्टेशन बना जीटी रोड के पास, जहां आजकल चुंगी घर है। इसे आज भी लोग पुराना स्टेशन के नाम से जानते हैं। इस स्टेशन में आज भी कानपुर के पुराने नाम की स्पेलिंग कानपुर स्टेशन देखी जा सकती है। 31 मार्च 1859 को पहली बार रेल कानपुर आई। रेलवे के एक प्रमुख जंक्शन के रूप में विकसित होने के साथ साथ कानपुर उत्तर भारत के मुख्य व्यापार केंद्र के रूप में तेजी से पनपता गया। इससे पहले कानपुर शहर का तमाम व्यापार विशालकाय हजारा नौकाओं के द्वारा गंगा नदी के माध्यम से होता था। कानपुर में नगर पालिका का गठन 22 नवंबर 1861 को हुआ, जिसने तत्कालीन म्युनिसिपल सेवाओं के अंतर्गत लंगर डालने वाली नावों पर कर लगा दिया। फलस्वरूप कानपुर नगर में आने वाले या यहाँ से बाहर जाने वाले माल पर चुंगी ली जाती थी। इस कार्य के लिए गंगा के किनारे परमिट की कचहरी सुदृढ़ इमारत बनाई गई, इसीलिए इस मोहल्ले का नाम परमट के नाम से प्रसिद्ध हो गया। यह इमारत आज भी विद्यमान है। नावों के जरिए कानपुर का छिटपुट व्यापार सन 1960 के दशक तक होता रहा। कानपुर का जब सारा व्यापार नदी मार्गों से होता था, तो कानपुर का भारत के व्यापारिक मानचित्र पर कहीं कोई नामो निशान तक न था। उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहे जाने वाले कानपुर में मिल लगाने का श्रेय रिचर्ड ब्यूस्ट व ह्यू मैक्सवेल को जाता है। उन्होंने कानपुर की औद्योगिक उन्नति में पथ प्रदर्शक का काम करते हुए सबसे पहली एल्गिन मिल नंबर 1 की 1861 में तथा 1884 में एल्गिन मिल नंबर 2 की स्थापना की। इसके बाद कानपुर के औद्योगिक पिता सर गोविंद जोन्स के प्रयासों से एक के बाद एक तमाम मिलें खुलती चली गईं। सन 1874 में म्योर मिल, 1883 में कानपुर कॉटन मिल, 1886 में विक्टोरिया मिल, 1892 में कोकार्म कॉटन मिल, 1911 में स्वदेशी कॉटन मिल, सन 1917 में एथर्टन कॉटन मिल की स्थापना हुई। इससे पहले 1876 में कानपुर में लाल इमली ऊनी मिल लग चुकी थी। इस मिल की स्थापना का श्रेय 4 अंग्रेज अधिकारियों ने फौज के कंबल बनाने के लिए किया था। धीरे धीरे लाल इमली भारतवर्ष के सबसे प्रमुख ऊनी कपड़ों की मिल बन गई। इस मिल में फौज के सिविल दोनों प्रकार का कपड़ा बनता था। यह कहना अतिशयोक्ति न होगा कि भारतवर्ष में ऊनी कपड़े का मतलब था लाल इमली, जो पूरे भारत में पहली ऊनी मिल थी। इस मिल के ढांचे व इस पे लगी घड़ी आज भी देखी जा सकती है। वर्तमान में यह मिल बंद हो चुकी है, लेकिन इसके घंटे की टिक टिक आज भी जारी है। सन 1934 में लक्ष्मीवितरण कॉटन मिल लगाई गई। 1920 में कानपुर टेक्सटाइल की स्थापना हुई। सन 1822 में नॉर्थ वेस्ट टेनरी खुली। इससे पहले सन 1880 में कूपर एलन एंड कंपनी हजारी बंगला की स्थापना हो चुकी थी। 19वीं सदी के अंत में सेवन साहब और अब्दुल हलीम ने 2 टेनरियां खोलकर चर्म उद्योग की प्रगति को नया मोड़ दे दिया। फलस्वरूप देखते देखते कानपुर में 300 से अधिक टेनरियां खुल गईं। प्रमुखतया से गंगा के किनारे स्थित मोहल्ला जाजमऊ टेनरियों का गढ़ कहलाने लगा और कानपुर चमड़े की सबसे बड़ी मंडी बन गया। कानपुर में सूती तथा चर्म उद्योगों का विकास तेजी से होने लगा। सन 1882 में एच बेविस एंड कंपनी तथा 2 जिंकिंग फैक्ट्रियां लगीं। पहली कोकलस जिंकिंग फैक्ट्री तथा दूसरी रामनारायण जिंकिंग फैक्ट्री। 1897 में एम्पायर इंजीनियरिंग कंपनी खुली, जिसमें साइकिलें बनती थीं। साइकिल बनाने की उत्तर भारत की यह पहली फैक्ट्री थी। A1 साइकिल के नाम से यह कारखाना कर्नलगंज में था, जहां आजकल कर्नलगंज थाना बना हुआ है। प्रख्यात श्रमिक नेता पंडित सूर्य प्रसाद अवस्थी इसी फैक्ट्री में मजदूर थे। 1928 में देश का प्रथम रोलिंग मिल यहीं पर स्थापित किया गया। द्वितीय विश्व युद्ध होने पर कानपुर के औद्योगिक विकास को
और गति प्रदान की गई। फलस्वरूप निजी क्षेत्र में लोहा, गिलेट, टेक्सटाइल, इंजीनियरिंग, ऑयल, पेंट, होजरी, प्लास्टिक आदि के कारखाने एक के बाद एक तेजी से खुलते चले गए। कानपुर के औद्योगिक स्वरूप को बनाने में जेके ग्रुप का प्रमुख योगदान रहा। जेके ग्रुप ने 1920 में जेके कॉटन मिल तथा 1930 में जेके उलन कारखाना, जेके आइस एंड ऑयल मिल, जेके इलेक्ट्रॉनिक, जेके मिल कैलाश मैन्युफैक्चरर्स, जेके जूट मिल, जेके रेयान, जेके साटो, जेके प्लास्टिक, जेके आयरन एंड स्टील, जेके सेंटेक्स एंड ट्यूब्स जैसे औद्योगिक प्रतिष्ठानों की एक लंबी श्रृंखला ही कानपुर में खड़ी कर दी। सन 1894 में कानपुर में बीआईसी ने ब्रश बनाने की फैक्ट्री खोली, जहां टूथब्रश को छोड़कर हर किस्म के कोट व मशीन साफ करने वाले ब्रशों से लेकर विशाल काय पुर्जे साफ करने वाले ब्रश बनाए जाते थे। अंतर्राष्ट्रीय गुणवत्ता वाले ब्रशों के उत्पादन के केंद्र के रूप में ब्रशवेयर कंपनी के ब्रशों की पहचान देश सहित विदेशों में भी होती थी। वर्तमान में यह फैक्ट्री भी मृतप्राय पड़ी है। इसके अस्थि पंजर परेड बिजली घर के सामने आज भी देखे जा सकते हैं। कानपुर में दूसरे विश्व युद्ध के दौरान 1942 में हथियारों के निर्माण के लिए 2 बड़े आयुध कारखाने तथा एक लघु आयुध कारखाना स्थापित हुआ। इन कारखानों की शुरुआत ने तो कानपुर में रक्षा प्रतिष्ठानों की एक श्रृंखला ही खड़ी कर दी, जिन्हें हम क्रमशः ऑर्डिनेंस फैक्ट्री, फील्ड गन फैक्ट्री, स्मॉल आर्म्स फैक्ट्री, सीओडी पैरासूट फैक्ट्री के नाम से जानते हैं। जहां तक उद्योगों की विविधता का सवाल था तो उसमें कानपुर का विशेष स्थान था। उस समय कानपुर में विशाल चिमनियों के समूह सर्वदा दिखने लगते थे। कारखानों के भोंपुओं के हूटर की आवाज़ एक उचित समय में गुंजायमान होती थी, जो वातावरण में यहाँ की औद्योगिक चेतना का व्याख्यान करती थी। सन 1875 में कानपुर के से लखनऊ तक रेल लाइन बिछाई गई। इसके लिए अवध एंड सेंट्रल डिवीजन रेलवे ने गंगा नदी पर दूसरा पुल बनाकर रेल पटरी बिछाई और पुराने पुल को सड़क यातायात के लिए छोड़ दिया। इस बढ़ी हुई यातायात सुविधा के कानपुर के उद्योगों को एक नया उत्साह मिला। कानपुर में रेलगाड़ियों का आना जाना बढ़ गया तथा लखनऊ, दिल्ली, कलकत्ता तक माल बिना कठिनाई के पहुंचने लगा। कानपुर का बना सूती कपड़ा व ऊनी कंबल भारत में ही नहीं विदेशों में भी धूम मचाने लगा। कानपुर में बनी साइकिलें जहां तहां दिखाई देने लगीं। बैलगाड़ी युग से अब साइकिल युग आ चुका था। कूपर एलन के जूते और हार्नेस फैक्ट्री की काठियां व लगामें दुनिया भर में मशहूर हो गईं। सन 1888 में कानपुर में अपर इंडिया चैम्बर ऑफ कॉमर्स की स्थापना हुई। इस संस्था ने बड़े नपे तुले ढंग से यहाँ के उद्योग व्यापार की कठिनाइयों व समस्याओं को समझा और उनका समाधान किया। उस समय उत्तर प्रदेश का नाम संयुक्त प्रांत था। इस संस्था के प्रथम अध्यक्ष बने सर ज्वाला प्रसाद श्रीवास्तव। 1947 तक इस संस्था में अंग्रेजों का ही कब्जा रहा। इस संस्था के प्रयासों से ही कानपुर में 1890 में टेलीफोन आ गया। उस समय मात्र 11 लोगों ने 150 रुपये माहवार पर टेलीफोन कनेक्शन लिए थे, जो शहर के धनी मनी जानी लोग थे। 1909 में मिस्टर HR नेविल द्वारा पहली बार कानपुर जिला गजेटियर का प्रकाशन किया गया। कानपुर का पहला डाकघर, जो नहर के उत्तरी किनारे पर छावनी में आखिरी पुल के पास स्थित था, सन 1840 में बन चुका था। प्रारंभ में गंगा किनारे तक डाक नावों से ले आई जाती थी। डाकघर से यह डाक जलमार्ग द्वारा लखनऊ, इलाहाबाद, फतेहगढ़ आदि स्थानों को भेजी जाती थी। इस डाकघर तक सन 1907 में ट्रामवे बन जाने से यह कार ट्राम द्वारा होने लगा। उस समय तक कानपुर में 29 डाकखाने खुल चुके थे। कानपुर में प्रधान डाकघर की इमारत 1857 के बहुत बाद बनी है। पहले इंपीरियल बैंक की इमारत के पीछे वाले क्षेत्र में बड़े डाकखाने व म्यूनिसिपैलिटी के दफ्तर की इमारतें थीं। शहर का पहला तार घर छावनी में माल रोड के पास कटहरी बाग के पीछे स्थित था। तहसीलों में तार का संबंध अंग्रेजी शासन के अंतिम चरण में कायम हुआ। 25 दिसंबर 1906 को कानपुर में बड़े दिन के अवसर पर बिजली पहुंचने से कानपुर बिजली के लट्टुओं से जगमगा उठा। बिजली घर बनाया गया परेड में, जहां बिजली बनती थी। वहीं पर BP श्रीवास्तव मार्केट में ट्राम खड़ी होती थी। नगर में दमकल विभाग की स्थापना सन 1934 में अंग्रेजी शासनकाल में हुई। उस समय कर्नलगंज और लाटूस रोड के फायर स्टेशन बने। तब से नगर पालिका के अधीन थे। सन 1944 अनुशासनहीनता के चलते दमकल विभाग पुलिस में शामिल कर दिया गया। 25 मार्च 1961 को कचहरी व दफ्तर सरसैया घाट पर नई इमारत में स्थानांतरित कर दिए गए। उस समय 3 इमारतें थीं। इनमें से 2 इमारतें आज भी मौजूद हैं। पहली कलेक्ट्रेट की पुरानी इमारत, जिसमें रिकॉर्ड रूम और निर्वाचन कार्यालय है। दूसरी नए मंदिर के पास खंडहर होता कपड़ेल सेट
उस समय फ्रांसिस ग्रियर्सन कानपुर के जिला जज थे। संपूर्ण नगर को 5 थानों छावनी, शीशमपुर, नवाबगंज, अनवरगंज, कोतवाली में विभाजित किया गया। कोतवाली वर्तमान थाना कलेक्टरगंज की इमारत में थी। बाद में कोतवाली कलेक्टरगंज से उठाकर माल रोड पर वहां बनाई गई जहां पहले डिस्ट्रिक्ट बोर्ड का दफ्तर था और उससे भी पहले तहसीली स्कूल था। जिला बोर्ड का नया दफ्तर तहसील के पास बनाया गया। इस तरह यह शहर एक छोटे से गांव कान्हापुर से उत्तरोत्तर प्रगति करते हुए उत्तर भारत के कानपुर मैनचेस्टर के रूप में सारे देश में विख्यात हुआ और भारत के 5 औद्योगिक महानगरों में एक हो गया। फलस्वरूप 19वीं सदी के उत्तरार्ध में देखते देखते कानपुर दुनिया के औद्योगिक मानचित्र पर शान से चमकने लगा और वर्तमान में 21वीं सदी में कानपुर पूरे विश्व में चमक रहा है। अपनी नई शानो शौकत के साथ 218 साल बूढ़ा कानपुर आज भी उतना ही जवान है और नई फैक्ट्रियां दादानगर, पनकी, मंदना, रूमा, महाराजपुर आदि में खुलती चली जा रही हैं, जिससे यहाँ की औद्योगिक चेतना आज भी बरकरार है। लेकिन वह कानपुर जो कभी गांव हुआ करता था, किसी को विश्वास नहीं होता कि वही कानपुर आज महानगर में तब्दील होकर देश के प्रमुख महानगरों की गिनती में स्मार्ट सिटी का रूप दर्जा ले चुका है। यानी कान्हापुर गांव 218 साल बाद स्मार्ट सिटी बन चुका है और अब गंगा बैराज बन जाने से कानपुर एक भव्य नगर के रूप में गंगा के किनारे असीम पर्यटन संभावनाओं को सहेजे सारे दुनिया को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। यहाँ का अटल घाट और यहाँ का बोट क्लब, यहाँ के बैराज स्थल के पिकनिक स्पॉट, बिठूर के नए नवेले घाट, नाना राव पेशवा स्मारक पार्क बिठूर में बना म्यूजियम आज हमारी प्राचीन गाथाओं को सहेजे बड़े शान से विश्व के मानचित्र पर चमक रहा है, जिसे देखने के लिए आज भी दूर दूर से विदेशी सैलानी कानपुर आते हैं। आज हम कानपुर की 218वीं वर्षगांठ पर फिर से मिलकर एक संकल्प लें कि हम कानपुर को कानपुर सिटी के रूप में नहीं बल्कि कानपुर स्मार्ट सिटी यानी पुराना उत्तर भारत के मैनचेस्टर के रूप में एक बार पुनः विकसित करके दुनिया के मानचित्र पर चमकाएंगे। आज कानपुर सिविल एयरपोर्ट से पूरे दुनिया से कानपुर जुड़ चुका है। वहीं कानपुर में आज 300 से अधिक ट्रेनें रोज आती जाती हैं। यानी रेलवे से भी कानपुर आज पूरी तरह जुड़ चुका है, वो भी विद्युतीकृत रेलवे लाइन इंजनों से कानपुर अब पूरी तरीके से जुड़ गया है। इसी के साथ आज की एक्सक्लूसिव बुलेटिन मैं समाप्त करता हूं, क्योंकि कानपुर की गाथा इतनी विशाल है जिसे कुछ शब्दों में समेटना आसान नहीं है। फिर कभी आपसे इस पर विस्तृत जानकारी देने के लिए मैं फिर मिलूँगा। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दें। नमस्कार, जय हिंद।